हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका हम रिवीजन करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आपको नेशनल इनकम पढ़ना पड़ती है तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी आती है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, जो आपने पहले नाम नहीं सुने हैं, जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट में आपको वो मीनिंग क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि नेशनल इनकम उनको समझ में नहीं आती है क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होते। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट के, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप नेशनल इनकम को बहुत इजीली और बहुत आसानी से समझ सकेंगे। पहला इसमें कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक टेरिटरी समझ लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक टेरिटरी चाहिए ना, किस टेरिटरी, किस एरिया के अंदर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली एक फ्रंटायर होता है, एक बाउंड्री होती है ना। अगर देखा जाए तो अगर किसी कंट्री की बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो उसका मैप है जो उसकी बाउंड्री दिखाता है। लेकिन जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, है ना। क्या क्या चीजें आ जाती हैं उनको समझते हैं अपन। पहला आता है आपका शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय ए कंट्री। कुछ शिप्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे इंडिया की शिपिंग या एयरक्राफ्ट एजेंसी है कोई, है ना, वो अपने एयरक्राफ्ट चलाती है इंडिया से अमेरिका, इंडिया से जापान, इंडिया से कहीं और। तो ये भी हमारी नेशनल टेरिटरी में आएंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। तो पहले तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिर हैं फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि जो भी ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें यहाँ पर आपकी कंट्री के ऑपरेटेड और ऑन जो फिशिंग वेसल्स होते हैं जो आपने ले रखे हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगे हमारी। तीसरी चीज़ है हमारी एम्बेसीज। एम्बेसीज मतलब हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज यानी दूतावास होते हैं जहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। कंट्री के बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अमेरिका दूतावास है ना, अमेरिकन एम्बेसी है, तो यहाँ अमेरिका का स्टाफ काम करता है। तो ये हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो जितनी दूसरी फॉरेन कंट्री के ऑफिस हमारे यहाँ हैं, जिनको वो एम्बेसी कहते हैं, वो हमारी टेरिटरी में नहीं आते हैं। लेकिन दूसरी कंट्री में हमारे जो ऑफिस होंगे इस तरीके के, जहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे होंगे, वो हमारी टेरिटरी कहलाएगी। ओके, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेंगी कि अगर जो हमारी फौज गई है जैसे, और वो किसी दूसरी कंट्री में एम्प्लॉय की गई है, तो वो भी हमारी टेरिटरी है। दूसरी कंट्री की फौज हमारी कंट्री में काम कर रही है तो वो उनकी टेरिटरी है। उनके शिप्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो उनकी टेरिटरी है। हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट उनके यहाँ जा रहे हैं तो वो हमारी टेरिटरी है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ये है नॉर्मल रेसिडेंट। जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो इनकम किसकी लेना है आपको? आपको इनकम लेना है नॉर्मल रेसिडेंट की, जो आपकी कंट्री में नॉर्मली रिसाइड करते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझना पड़ेगी कि आप नॉर्मल रेसिडेंट किसे मानते हैं, है ना। तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस who lives in a country and center of economic activities also lies in that country. तो ये जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं ये आपकी कंट्री में रहना चाहिए और इनकी सेंट्रल एक्टिविटीज जो है, सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसी कंट्री में होना चाहिए। ये जो सेंट्रल एक्टिविटीज हैं ये क्या है? ये होती हैं अर्निंग, है ना, और इसके बाद एक्सपेंडिंग और एक्युमुलेशन, यानी वहीं पर कमाएं, वहीं खर्चा करें, और इस तरह का काम करते हैं ये। तो नॉर्मल रेसिडेंट में दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो वो आपकी कंट्री में रहते हो और दूसरा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी वहीं करते हो।
उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। इन्हीं की इनकम आपको लेना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। जब आप नॉर्मल रेसिडेंट्स को कंसीडर करेंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें आपको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानना है, जिनकी इनकम को आपको नेशनल इनकम में नहीं लेना है। ऐसे लोग कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉरेन से जो टूरिस्ट आते हैं, है ना, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। वो रहते हैं 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। दूसरा हमारा फॉरेन स्टाफ जो होता है एम्बेसी का ना, अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एम्बेसी के काफ़ी सारे लोग यहाँ रहते हैं, वो तो सालों रहते हैं, और तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं, जैसे यूएनओ है, WHO है, इसके रेसिडेंट जो होंगे, इसके में काम करने वाले जो लोग एम्प्लॉई हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, उनके जो भी वर्कर्स हैं, उनको उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाता है जिस कंट्री से वो रिलेट करते हैं ना। कोई यूएसए से आया हुआ है और यहाँ पर काम कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो यूएसए का ही रेसिडेंट माना जाएगा। बॉर्डर वर्कर होते हैं, कई बार क्या होता है, बॉर्डर से बहुत सारे लोग क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं ना, और वहाँ रहते भी हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो इनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस, किसको हम सिटीजन माने और किसको रेसिडेंट माने कंट्री का, ये बिल्कुल क्लियर है। जब अपन सिटीजन की बात करते हैं तो किसी कंट्री का सिटीजन, यानी इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। इंडिया का सिटीजन कौन हो सकता है? इंडिया का सिटीजन वो हो सकता है जो यहाँ बर्न हुआ है, पैदा हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाता है, उसे सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप ले सकते हैं कौन? जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, अगर वो यहाँ अप्लाई करें कि वो इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं और गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो, अपनी टर्म्स कंडीशन उनसे जो भी फुलफिल कराना चाहती है, अगर वो फुलफिल कर देते हैं और गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि वो उनको सिटीजनशिप दे सकती है, तो दूसरी कंट्री के किसी सिटीजन को भी यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो सिटीजनशिप मिलने के लिए सिर्फ 2 ही रीज़न है। एक तो आपको या तो उस कंट्री में पैदा होना है, यानी इंडिया में ही पैदा होना है, तो आप यहाँ के सिटीजन माने जाएंगे, या फिर आपने अप्लाई किया हो सिटीजनशिप के लिए और गवर्नमेंट ने ऑफर की हो आपको सिटीजनशिप। रेसिडेंशियल स्टेटस समझने के लिए फिर वही 2 ही कंडीशन है कि रेसिडेंस कौन हो सकता है? जो इंडिया में रहता है और जो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, यानी यहीं कमाता है, यहीं खर्च करता है, यहीं रहता है ना, एक्युमुलेशन करता है, यहीं पैसा जमा करता है, यहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, तो वो यहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा। तो यहाँ भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, उसे यहाँ रहना चाहिए, पर्टिकुलर कुछ टाइम तो कम से कम रहना ही चाहिए, और उसके बाद उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ करनी चाहिए, तो वो यहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा। आते हैं अब थर्ड पॉइंट पर, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। 2 तरह की इनकम होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। हमारे जो रेसिडेंट हैं उनकी 2 तरह की इनकम है, एक है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देने के बाद रिसीव करते हैं, है ना, जैसे वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कैपिटल है, ये इनकी फैक्टर इनकम है। ये कब मिलेगी इन्हें? जब ये अपनी सर्विस रेंडर करेंगे, यानी कुछ ना कुछ काम करेंगे, उसके बदले में जो इनकम मिलती है वो फैक्टर इनकम होती है, और इस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और इनकम होती है जो होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में किसी तरह की सर्विस रेंडर नहीं की जाती, ये वन साइडेड कंसेप्ट है, यूनिलैटरल कंसेप्ट कहा जाता है इसे, यानी इनकम हो रही है लेकिन बदले में आपको कोई सर्विस देना नहीं है। इस तरह की इनकम में कौन सी इनकम आती है? जैसे कोई पेंशन मिल रही है ना, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का आपको अलाउंस मिल रहा है, तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम में आएगा, और ये नेशनल इनकम में नहीं ली जाएगी। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको? फैक्टर इनकम वो इनकम है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सर्विस देनी पड़ेगी, बदले में आपको कुछ इनकम होगी, और ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है, इसके बदले में कोई सर्विस रेंडर नहीं करना, कोई सर्विस नहीं देना है, ये ऐसी फ्री में मिल रही है आपको। ठीक है, चलिए आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो होता है वो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है,
कंजम्पशन मतलब आप और हम जो कंज्यूम करते हैं, हम चीज़ें क्यों खरीदते हैं, अपने यूज़ के लिए, तो ये फाइनल गुड्स है। या कंपनियां खरीदती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए करती हैं, जैसे किसी कंपनी में मशीन लगना है, प्लांट लगना है, फर्नीचर लगना है ना, तो ये सब जो नेचर है गुड्स का, ये फाइनल गुड्स में आता है। तो फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इसको एक्चुअली हम नॉर्मल लैंग्वेज में रॉ मटेरियल कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को। ये किस पर्पज़ में यूज़ होता है, ये या तो रीसेल के लिए होता है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो रॉ मटेरियल एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदती है फाइनल गुड्स बनाने के लिए, और या फिर इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल था, अब हम उसे फाइनल गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स में दो क्वालिटी क्या क्या है कि रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, जो है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अभी के डिस्कशन में जैसे आप समझे, कंजम्पशन गुड्स का मतलब कंज्यूम करना, डायरेक्ट कंजम्पशन के काम आता है ये, है ना। इसमें कुछ वैरायटी होती है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स होता है जो लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो। इसमें रेफ्रिजरेटर है, टीवी है और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। फैन है आपका, ये लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इनको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। इसमें सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, जो थोड़ा लंबे समय तो चलते हैं पर इतना नहीं चलते जितना हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इसमें आते हैं क्लॉथ्स हैं, कपड़े आपकी, क्रॉकरी हैं, शूज़ हैं, और भी इस तरह के आइटम जो 2 4 5 साल में ख़त्म हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब 2 3 4 दिन से ज़्यादा चलते नहीं हैं। जैसे आपके जितने वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, कितने दिन स्टोर कर सकते हो। फ्रिज में भी अगर आप रखोगे तो 2 3 दिन से ज़्यादा सब्जियों को स्टोर नहीं कर सकते। मिल्क है, 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। और इसका लास्ट आइटम है सर्विसेज। सर्विसेज जो है जैसे इंश्योरेंस की सर्विस, बैंकिंग सर्विस, है ना, ये जो सर्विसेज हैं ये भी इनमें आती हैं कंज्यूमर गुड्स में, कंजम्पशन गुड्स में। इसके बाद आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किस काम आते हैं, ये कंपनियां खरीदती हैं, फैक्ट्रियां खरीदती हैं रॉ मटेरियल को फिनिश बनाने के लिए, जैसे मशीन है, प्लांट्स हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये आपकी कैपिटल गुड्स में आती हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ आपको कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसके बाद आते हैं हम 6 पॉइंट पर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, यानी मशीन है, प्लांट है और दूसरी तरह की चीज़ें हैं जिनमें कंपनियां पैसा लगाती हैं, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। अब इन्वेस्टमेंट को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें डिफरेंस कुछ खास नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ डेप्रिसिएशन का। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा अपना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आते हैं अपन 7th आइटम में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेशनल इनकम में ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो आप समझते हैं, जितने तरह के भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, जैसे आजकल तो जीएसटी चल रहा है, उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स मानते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स लगाती है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं अपने सारे। उसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कंपनीज को, ताकि नई नई कंपनियां आए और मैन्युफैक्चरिंग का काम करें। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज माइनस कर दी जाती है तो उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, यह है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें क्या है, आपको पता है फैक्टर इनकम यानी हमारे यहाँ से लोग विदेशों में काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलता है, तो वो उनकी इनकम हो रही है। तो ये किन लोगों की इनकम हो रही है, जो हमारे रेसिडेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंट्री के जो रेसिडेंट हैं वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें उनको कुछ ना कुछ सैलरी देनी पड़ती है, वो कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं यहाँ से, है ना। तो ये जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं जो हमारे यहाँ से अर्न कर रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं फॉरेन से अर्न कर रहे हैं,
इन दोनों का डिफरेंस जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। और समझ लें एक बार इसको, हमारे यहाँ के लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से माइनस हमें जो इनकम पे करनी पड़ रही है फॉरेनर्स को जो हमारे यहाँ काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। ये हमारे चैप्टर का एंड हो गया, रिवीजन हो गया। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट और नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।